जैसे कि कल के लेक्चर में हमने प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है कि आपके लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है? लिपिड जो होता है उसमें फ़ॉस्फोलिपिड होता है जो मेजर कॉन्सन्ट्रेशन में होता है, इसके अलावा उसमें कोलेस्ट्रॉल और आपके कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। तो आज आपके सामने उसका रियल स्ट्रक्चर है ओके, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन व्हिच वाज़ गिवन बाय द सिंगर एंड निकोल्सन। देखिए, मैंने आपको सिर्फ़ ये दिखेगा ये वाला पार्ट, आप सिर्फ़ ये वाला पार्ट देखिए, ओके? ये वाला पार्ट देखिए, ये दिख रहा है आपको पार्ट? ये वाला पार्ट सिर्फ, ओके? ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको सिर्फ? 1 मिनट के 1 मिनट के। ठीक है? तो ये देखिए वही स्ट्रक्चर है जो हमने इस तरह से बनाया था, कल क्लास में बनाया था ना इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर है। तो जो है आपका फॉस्फोलिपिड और ये है आपका फॉस्फोलिपिड जो कि लिखा भी हुआ है, ठीक है? जो कि लिखा भी हुआ है। देखिए ये फॉस्फोलिपिड है, ये देखिए ये आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है? अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इस मेम्ब्रेन को थोड़ा स्टेबल बनाता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन क्या होता है जेल की तरह होती है, ठीक है? ये बाइपोलर होती है, जेल की तरह होती है, बहुत हाई टेम्परेचर में कभी भी मेल्ट हो सकती है क्योंकि जेल होता है, जेल होगा जितना टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा वो स्प्रेड करेगा, फैलेगा, एक्सटेंड होगा, तो उस केस में ऐसी सिचुएशन को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है। तो आर्कीबैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेयर बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ देखिए, इनमें आप इनमें देखिए प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था, इसमें 2 तरीके के प्रोटीन पाए जाती हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, एक होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। तो देखिए, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, जो अंदर की तरफ है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है? दिस इज़ एम्बेडेड बिटवीन अ बाइलेयर और ये देखिए कि पेरिफेरल प्रोटीन, जो प्रोटीन आपकी बाहर की तरफ निकली हुई है। ये प्रोटीन क्या होता है? ये पूरी अंदर की होती है, मतलब इस तरह की एक होता है ना साँप की तरह होती है, जो अंदर से लेके बाहर से लेके अंदर तक होती है। देखिए ये प्रोटीन ये यहाँ भी बाहर निकल गई, ठीक है? तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है। इस पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। देखिए अगर ध्यान रखना, अगर ये शुगर मॉलिक्यूल प्रोटीन से एसोसिएट है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और अगर यही शुगर मॉलिक्यूल इससे प्रेज़ेंट है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर यही शुगर मॉलिक्यूल लिपिड से एसोसिएट है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ये वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है? ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गए, ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, ठीक है? और इस प्रोटीन से एसोसिएट होगा ये शुगर मॉलिक्यूल। तो अगर वो शुगर मॉलिक्यूल प्रोटीन से एसोसिएट है तो कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और अगर ये लिपिड से एसोसिएट है तो कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइको मतलब होता है शुगर से और लिपिड या प्रोटीन जिससे वो एसोसिएट है, तो ग्लाइकोलिपिड हो सकता है या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। अब इसमें देखिए मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ये जो बाइपोलर स्ट्रक्चर है, ये बाइपोलर जो स्ट्रक्चर है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देती है, ठीक है? जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। ओके, जनरली क्या होता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये मेम्ब्रेन के स्पेसिफाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने जो पढ़े होंगे ना एंटीजेंस होते हैं, ए ब्लड ग्रुप का एंटीजेंस क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे एंटीजेंस क्या होते हैं, ये जो क्या होता है अपने स्पेसिफिकेशन करते हैं, जो ये बताते हैं कि हमारी ब्लड की स्पेशलिटी क्या है, हमारे सेल की स्पेशलिटी क्या है, हम किस पर्टिकुलर टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, हम किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड क्या होता है इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं, जैसे कि आपके ए ब्लड ग्रुप को केवल ए ब्लड ग्रुप ही दे सकते हो, बी वाले को बी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन खुद बताती है, ऊपर फ्लैग होता है एक तरह का, खुद बताती है कि हम बी ब्लड ग्रुप से एसोसिएट हैं, हमारा जो एंटीजन है वो ये है, हम दूसरा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब इसमें डिपेंडिंग ऑन द इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन या 2 टाइप के प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए, अगर आप देखोगे तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये क्या होता है अंदर की तरफ होती है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोटीन बाहर की तरफ होती है तो ये थोड़ा यहाँ की तरफ भी होती है तो हम इसको ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई एक्सट्रैक्शन के हिसाब से 2 बोला गया है। पेरिफेरल जो प्रोटीन होता है वो सरफेस के ऊपर होती है और जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड होती है, मतलब पार्शियली बरीड होती है और पार्शियली बाहर की तरफ होती है। ये देखिए, ये पार्शियली अंदर की तरफ है
ठीक है, ये पार्शियली अंदर की तरफ है और पार्शियली कुछ बाहर की तरफ है, ठीक है, तो ये आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो जो 1972 में जो फ्लूक मोज़ेक मॉडल था, जिसमें उन्होंने एक सेल मेम्ब्रेन का इम्प्रूव कर किया था स्ट्रक्चर, उन्होंने बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है उसका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। फ्लूक मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब है कि ये एक जो आपका सेल मेम्ब्रेन है फ्लूइड की तरह होता है। ओके, फ्लूइड की तरह होता है। फ्लूइड मतलब जो एक तरह से बह सकता है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन कहीं जाती नहीं है। Okay, according to this, quasi-fluid nature of lipid enable the lateral movement of protein within a overall bilayer. क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है पार्शियली लिक्विड और पार्शियली सॉलिड, वो तो जेली होगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस क्वासी फ्लूइड होने की वजह से ये जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, ये जो पेरिफेरल, अब देखिए इंटीग्रल प्रोटीन तो कहीं नहीं जा सकता, वो तो फिक्स हो गया। लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन आपका लेटरल मूवमेंट कर सकता है, मतलब इधर की तरफ जा सकता है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका क्वाजी फ्लूइड नेचर है, तो क्वाजी फ्लूइड है तो जेल में इधर उधर हो सकता है, इसका इसे हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट। ठीक है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कर सकता है कि ध्यान रखना कि ये क्या हुआ, जैसे कि ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, तो ये इधर की तरफ मूव कर सकता है, इधर की तरफ मूव कर सकता है। आप 3D में अगर थोड़ा इमेजिन करो तो इसको, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि ये क्रिस क्रॉस कर जाए, मतलब इधर का इधर आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन भी ऐसा कहा गया था कि सिंगर निकोल्सन बोला इंटीग्रल प्रोटीन भी अपने एक्सिस पे अपने एक्सिस पे थोड़ा बहुत रोटेट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा रिवर्ट कर जाएगा, उल्टा नहीं कर सकता, इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। रिवर्ट नहीं कर सकता, उल्टा नहीं कर सकता, हाँ, ये थोड़ा बहुत रोटेट कर सकता है, लैटरली रोटेट कर सकता है। अब ये जो रोटेशन है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, ओके, जो रोटेट होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको बताते हैं। हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है लैटरल मूवमेंट तो कर सकता है, इधर-उधर कर सकता है, लेकिन ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ का ये रोटेट भी कर सकता है, लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन नहीं कर सकता। इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड होता है, तो ये केवल अपने एक्सिस पे थोड़ा बहुत रोटेट कर सकता है, लेकिन ये इधर का इधर नहीं आ सकता, फ्लिप-फ्लॉप नहीं कर सकता, ये फ्लिप-फ्लॉप कर सकता है और ये लैटरल भी कर सकता है। ठीक है? द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डिपेंडेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस, मतलब अभी जो फ्लूइड नेचर का रोल क्या है, ये फ्लूइड नेचर क्यों है? देखिए, फ्लूइड नेचर का बिहेवियर क्या होता है, फ्लूइड नेचर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होने की वजह से इसमें जो आयंस का मूवमेंट आसान हो जाता है। आयन का मूवमेंट आसान हो जाता है, जिसकी सेल ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर जंक्शंस में मदद करता है कि हम दो सेल्स के बीच में अगर कनेक्टिविटी करनी है तो प्रोटीन उसको कनेक्ट करने में मदद करते हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा सिक्रेशन, कुछ भी बाहर निकालना हो, कुछ भी अंदर लेना हो तो बाहर निकालना होता है, हम उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन में भी मदद करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो फिर आपको हर एक फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, इंट्रासेलुलर जंक्शंस में कैसे मदद करता है, सेल ग्रोथ में कैसे मदद करता है। क्योंकि क्या होता है, सेल ग्रोथ, जब किसी भी की सेल की ग्रोथ होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से सेल आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। मान के चलो कि अगर कोई सेल वॉल अगर आपकी बहुत सेल मेम्ब्रेन अगर आपकी बहुत रिजिड होती तो उसको डिवाइड करना बहुत टफ था। अभी जो जेल है, जेल को तो आप कट कर दोगे तो दोबारा से वैसे ही बन जाएगा, जेल को कट भी करोगे तो आसानी से कट भी हो जाएगी और जैसा काटा था वैसा का वैसे ही दोबारा शेप ले लेगी। तो इसकी वजह से ये आसानी से इसको सेल ग्रोथ करा सकते हो, सेल डिवाइड में मदद कर सकती है। और क्या होता है कि अगर आपसे बोलें कि एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास में कमरा है, ठीक है? एक कमरे के कॉर्नर में आपने एक बॉल को रख दिया और आप कॉर्नर बॉल को रख दिया और आप क्या चाहते हो कि बिना उस छुए उस बॉल को एक कोने से दूसरे कोने पे लेके आओ। नहीं ला सकते ना, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका है, पानी को उस कमरे में डाल दीजिए। जैसे ही आप पानी उस कमरे में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बॉल उस पानी पे फ्लोट होती हुई दूसरे कॉर्नर तक आ जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, मतलब थोड़ा बहुत पानी भी होता है, ज़्यादा पानी हो गया तो बेटा खत्म हो जाएगी, कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसका। तो क्या होता है, वो आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल उस पर मूव कर सकता है, तो जिसकी वजह से उसकी फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट होती है। सॉलिड होता तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है?
अब एक और होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें कि प्रोटीन मदद करते हैं। अभी जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं, अब ध्यान रखना जैसे कि जो हाइड्रोफोबिक है, अच्छा मान के चलो ऊपर का जो स्ट्रक्चर हाइड्रोफिलिक होता है, तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल तो आसानी से उस हाइड्रोफिलिक को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अब हाइड्रोफिलिक को तो क्रॉस कर गया, लेकिन फॉबिक को कैसे क्रॉस करेगा? फॉबिक को तो क्रॉस नहीं कर सकता ना वाटर मॉलिक्यूल। तो इसके लिए प्रोटीन चैनल मदद करते हैं। प्रोटीन जो चैनल होते हैं, ये प्रोटीन चैनल करते क्या है, ये प्रोटीन चैनल का जो काम किया है, ये आयंस को मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक है? ताकि कोई किसी भी आयंस को अंदर से बाहर भेजना हो, बाहर से अंदर लाना हो, तो ये एक तरह के चैनल गेट की तरह काम करते हैं। तो यही आप प्रोटीन का काम है। तो ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, ये लिपिड मेम्ब्रेन है और ये इंटरनल प्रोटीन्स है। तो इंटरनल प्रोटीन तो भैया कहीं आ जा नहीं सकती। तो इंटरनल प्रोटीन क्या करती है, जैसे किसी भी आयंस को देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पहले मतलब समझिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिस ट्रांसपोर्ट में किसी भी आयंस के मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें किसी भी आयंस के मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एटीपी के फॉर्म में। अब जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये आपका आयन चैनल है, तो यहाँ पे कोई भी आयन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी अंदर आ गया। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर आपको कोई भी आयंस को लेके आना है तो एटीपी की जरूरत होगी। तो क्या होता है यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन से होता है, कि अगर एक साइड इस साइड अगर मान के चलो कि आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर अगर मान के चलो डिफ्यूजन के अगेंस्ट आपको काम करना है, तो डिफ्यूजन के अगर अगेंस्ट काम करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे पैसिव मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट में एक्चुअली जो फंक्शन होता है डिफ्यूजन काम करता है, जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से ऑटोमेटिकली कंपाउंड लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अब वो लिपिड से इसलिए मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो बाइपोलर होती है। एक पोलर उसका हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है, और कोई ना कोई आयंस जो आयंस मूव करने वाला होगा। देखिए अगर मान के चलो कोई भी मिनरल कंपोनेंट्स है, अगर क्लोराइड है, अगर सोडियम है, या फिर कोई भी नेगेटिव आयंस है या कोई पॉजिटिव आयंस है, अगर उसके ऊपर आयन है तो वाटर से वो एफिनिटी रखेगा, और वाटर से एफिनिटी रखेगा तो हाइड्रोफोबिक लेयर को क्रॉस, हाइड्रोफिलिक को क्रॉस भी करेगा, तो फिलिक उसको क्रॉस नहीं करने देगा। इसके लिए बीच बीच में जंक्शंस बना दिए, जैसे होता है ना पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं। आप पहाड़ को तो क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जब बीच का जो पहाड़ का बीच का जो जंक्शन है, वो तो इसलिए तो बनाया जाता है ताकि आप इस बैरियर को क्रॉस कर जाओ, ठीक है? वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट उस समय उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि वाटर भी मूव कर सकता है, क्योंकि वाटर अगर लिपिड से क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, ऊपर का नीचे वाला हाइड्रोफोबिक को कैसे करने देगा। लेकिन अगर वाटर मूवमेंट होता है तो उसको हम डिफ्यूजन ना बोल के उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे मान के चलो कुछ नॉन पोलर पोर्शन है जिसके ऊपर पोलरिटी नहीं है, ठीक है, पोलरिटी नहीं है, एज अ पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर पोर्शन ऑफ दिस लिपिड बायलेयर। अब जैसे कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो लिपिड बायलेयर के नॉन पोलर पोर्शन से पास नहीं कर सकते, ठीक है। लिपिड बायलेयर का नॉन पोलर पोर्शन कौन सा होता है, वो होता है नॉन पोलर पोर्शन नीचे की तरफ लटक रहा होता है ना लिपिड, उससे वो पास नहीं कर सकते। सो दे रिक्वायर्ड ए कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट दिस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इन केस लाइक कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी कभी उनको एक मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, कहने का मतलब एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है इस ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। सुनिएगा, ये दो अलग अलग वर्ड है। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसमें प्रोटीन एक चैनल की तरह से काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पोलर आयंस होते हैं, वो पोलर आयन लिपिड की हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर से क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्रॉस कर सकते, बिकॉज उनको एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, जो उनको कैरी करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर कैरी करेगा, उनको लेके जाएगा। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं फैसिलिटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना है तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट ही, लेकिन इनको एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। मान के चलो एक ऐसा व्हीकल जो विदाउट यूज ऑफ एनर्जी काम करेगा, लेकिन बस एक कैरियर चाहिए। जैसे कि एग्जांपल साइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, साइकिल तो थोड़ा मोटर बाइक लगी होती है, आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप साइकिल को आप यूज कर रहे हो, उसमें कोई एनर्जी लग नहीं रही है, तो ये होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी कह सकते हो, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो, फैसिलिटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपकी बुक में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एक्टिव नहीं है,
ये एक्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक्टिव नहीं है। ये क्या है, आपका फैसिलिटेड है। मतलब मैं आपको, आपके एक्चुअली बुक में क्या है, प्रॉपर डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में। अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस में समझना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, लाइक हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ टाइम में। तो आपको अगर कांटेक्ट कर, आप अगर आपको ये थोड़ा-सा और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। तो मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर फैसिलिटेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब ना, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के चारों तरफ मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं क्रॉस कर सकते, तो उनको लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करते हैं। तो ये लाइक अपोजिट टू द ऑस्मोसिस, अपोजिट टू द डिफ्यूजन होता है, वहाँ पे उनको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको लो टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना है तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है? ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली आपकी बुक में वो क्लियर नहीं दे रखा। फैसिलिटेड, इसको कह सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना, फैसिलिटेड और नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट तो क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अपने आप हो जाता है। लेकिन फैसिलिटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसको आपको आपको कैरियर मॉलिक्यूल देना पड़ता है, जो कैरियर मॉलिक्यूल सिर्फ इसी के लिए काम करेगा। वो उसको पहले लेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद में फिर उसको नीचे क्या होता है, इस तरीके से होता है, कोई मॉलिक्यूल बीच में आया, ठीक है, ले लिया उसने, फिर उसके बाद ऊपर से बंद करेगा, नीचे से खोल देगा, तो आयन नीचे की तरफ चला गया। तो एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, बस इतना फर्क है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, जैसे कि जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ये बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, हम स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड चैनल है, इसके अलावा पोटेशियम सोडियम पंप है, इसके अलावा आपका बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिसमें इस टाइम के मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट पंप है। इवन जो हार्ट जो कंटिन्यूसली पंपिंग करता है, लाइक कंटिन्यूसली जो पंप करता है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है। उसमें भी सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट कंटिन्यूसली पंपिंग कर पाता है ब्लड की। तो ऐसे मैक्सिमम आपकी बॉडी के अंदर दोनों जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन पैसिव भी है और एक्टिव भी है। परमानेंटली 100% पैसिव नहीं है, 100% ही एक्टिव नहीं है। जहां जरूरत है एक्टिव की तो एक्टिव की जरूरत है, जहां जरूरत है पैसिव की वहां पैसिव की जरूरत है। तो हर केस में डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे आयंस है जिसको एनर्जी डिपेंडेंट होंगे, जिसके मैं समझाऊंगा लेटर ऑन कि कभी कभी हमें अगेंस्ट टू एनर्जी काम करना है, तो उस केस में हमें उस केस में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक पोर से पास होते हुए नीचे चले जाते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया कि वाटर मॉलिक्यूल को क्रॉस करने के लिए एक्वा पोर होते हैं, जो कि केवल वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, तो मैं कहता हूं एक्वा पोर्स। ठीक है, चलिए अब आपका है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है क्या है कि ये एक कुछ लाइक इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो वो एक पूरा एक कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर होता है जो कि आपका रॉ प्रोटीन बनाता है, ठीक है। फिर वो रॉ प्रोटीन जाता है गोल्गी एपरेटस के पास में। वो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, प्रोटीन को मॉडिफाइड करता है, और मॉडिफाइड करके दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाता है, लाइसोसोम बनाता है या फिर सिक्रेटरी वैक्यूल्स बनाते हैं। फिर उसको सेल मेम्ब्रेन की तरफ बाहर भेज दिया जाता है। तो मतलब आप सोचिए कौन कौन से मेम्ब्रेन के पार्ट बने, सबसे पहले आरिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम। ये सारे आपकी जितने भी हैं ये आपके जैसे कि अगर मैं आपको ये देखिए, ये सारे के सारे आपके, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये चारों जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर में काम करते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते हैं। और ये चारों मेम्ब्रेन को इंक्लूसिवली हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले क्या बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले बनाएगा आपका एक बनाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा सबसे पहले एक वेसाइकल बनाएगा। ठीक है, वेसाइकल जो वेसाइकल होती है वो क्या होता है, रो प्रोटीन्स होती हैं। इस रो प्रोटीन गोल्गी एपरेटस के पास में जाता है, क्योंकि रो प्रोटीन कोई काम की तो होती नहीं है, उसको फंक्शनली एक्टिवेट करना पड़ता है।
उसने इसको फंक्शनली एक्टिवेट कर दिया और फंक्शनली एक्टिवेट करने के बाद में फंक्शनली एक्टिवेट किया, फिर उसके बाद में कुछ सिक्योरिटी वैक्यूल्स आपस में आके जुड़ती है जो वैक्यूल्स बनाती है, फिर उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, जिसको वैक्यूल्स को जो आपकी वैक्यूल्स होती हैं, जिसको हम प्रोसेस को कहते हैं आपका, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिनेकोसाइटोसिस, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि मेम्ब्रेन को बाहर, मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन समझ में और आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कि जो आपका क्या होता है कि जो गोल्गी एपरेटस होता है, गोल्गी एपरेटस क्या करती है कि मेम्ब्रेन को, अब गोल्गी एपरेटस क्या करती है, तो गोल्गी एपरेटस का एक और काम होता है कि ये तो मेम्ब्रेन को मॉडिफाइड करती है और इसके अलावा, सॉरी, प्रोटीन को मॉडिफाइड करती है, इसके अलावा मॉडिफिकेशन के अलावा ये लाइसोसोम बनाती है। तो क्या होता है कि जब लाइसोसोम बनता है, इसके साथ में सिक्रेटरी वैक्यूल्स होता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है। अब वो सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है, अब वो सिक्रेटरी वेसिकल्स जो आपका, सॉरी, थोड़ा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपका जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है, ये सिक्रेटरी वेसिकल इसके साथ में एसोसिएट होकर वैक्यूल्स बनाता है। जैसे देखिए क्या हुआ, गोल्गी एपरेटस ने क्या बनाया, अपने सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाए हैं, उसके साथ में दो वेसिकल्स आपस में जुड़कर एक वैक्यूल्स बनाते हैं और वैक्यूल्स को बाहर फेंक दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ फिर समझाता हूँ, आर्या ने रो प्रोटीन बनाया, रो प्रोटीन ने गोल्गी प्रोटीन को क्या किया, गोल्गी प्रोटीन के पास गया, उसने प्रोटीन को मॉडिफाइड किया। अब वो क्या, दो तरीके की चीज बनाती है, एक तो होता है वैक्यूल्स बनाती है और एक लाइसोसोम बनाती है। तो देखिए गोल्गी प्रोटीन, अब जो आपका गोल्गी प्रोटीन है, उसने जो प्रोटीन को मॉडिफाइड किया है, अब प्रोटीन को जो मॉडिफाइड किया है, मॉडिफाइड करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर तो भेजना पड़ेगा। अब जैसे गोल्गी प्रोटीन ने प्रोटीन को मॉडिफाइड करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर में भेजा, तो वो वैक्यूल्स के फॉर्म में भेजते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गोल्गी प्रोटीन एक तो मॉडिफाइड करती है प्रोटीन को, इसके अलावा वो लाइसोसोम मतलब इसके अलावा लाइसोसोम बनाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसने क्या किया कि जैसे इसने ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये आपकी रो प्रोटीन्स की वेसाइकल्स है। ठीक है, ये आपका, एक मिनट बेटा, ठीक है, ये आपका मान के चलो, ये जो दिख रही है वेसाइकल, ये वेसाइकल है आपकी प्रोटीन, ठीक है, जो मॉडिफाइड हो चुकी है। अब मॉडिफाइड होने के बाद में, एक मॉडिफाइड हो चुकी है, अब ये मॉडिफाइड होने के बाद में ऐसे दो सिक्रेटरी वैक्यूल्स आपस में जुड़ के वैक्यूल्स बना लेती हैं, और एक ये होगी, ये पहली हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, और ऐसे वैक्यूल्स बनाती है और वैक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन का एक काम एक्सोसाइटोसिस भी होता है। और सबसे बढ़िया बात है, मेम्ब्रेन में क्या है कि ये फ्लूइड है, तो अगर आपने फ्लूइड में अगर थोड़ा सा प्रेशर भी डाल के उसको, अगर मेम्ब्रेन बाहर चली भी गई, तो मेम्ब्रेन तो दोबारा से अपनी स्ट्रक्चर में रिटर्न कर जाना है। ठीक है, मेम्ब्रेन दोबारा अपनी स्ट्रक्चर में रिटर्न कर, जेल है, जेल को तो आप काटोगे, फिर उसके बाद जैसे आपने जेल को काटा, बीच में से काट दिया, काटने के बाद नाइफ से काट दिया जेल को, और अपना नाइफ वहां से हटा लीजिए, जेल दोबारा चिपक जाएगी। तो यही खास बात होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो अब ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली करते क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो बेसिक काम होता है, प्रोटीन को मॉडिफाइड करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजना होता है, और उसके बाद लाइसोसोम को बनाना होता है। तो ये जो वैक्यूल्स बनती है, ये वैक्यूल्स कैसे बनती है, दो वेसाइकल्स के ऐड होने पे। अब ये सिक्रेटरी वेसाइकल्स क्या है, सिक्रेटरी वेसाइकल्स मतलब वो वेसाइकल जिनके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन भरा हुआ है, उनको सेल मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट कर करके, ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है कि इस मेम्ब्रेन में गोल्गी एपरेटस ने मॉडिफाइड प्रोटीन बनाई, उसको वेसाइकल्स में डाला, और फिर एक वेसाइकल्स और आके जुड़ गई, जिससे वैक्यूल्स बना, और वैक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेज दिया। इसके अलावा इससे एक बाहर की तरफ, यहाँ की तरफ एक लाइसोसोम, मतलब सॉरी, इसके अलावा इनसे इधर की तरफ एक आपका लाइसोसोम होता है, वो आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइसोसोम प्लस वैक्यूल्स, यही सब आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक काम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, आपको सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो लाइक ध्यान रखना, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रो प्रोटीन बनाया, गोल्गी एपरेटस ने उस प्रोटीन को मॉडिफाइड किया, फिर मॉडिफाइड करने के बाद में, अब उसका करने के बाद में सेल मेम्ब्रेन से, जैसे सेल के बाहर से ऑर्डर आया, जो कि सेल के बाहर से ऑर्डर आया कि हमें फटाफट अभी की अभी हमें ये इतनी क्वांटिटी के अंदर एंजाइम चाहिए, तो क्या करेगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करेगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या करेगा कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रॉ प्रोटीन बनाएगा,
रो प्रोटीन मिलके क्या बनाएगा, उसको रो प्रोटीन बनाएगा। रो प्रोटीन से गोल्गी प्रोटीन के आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जिसने उसको प्रोटीन को मॉडिफाइड किया। फिर मॉडिफाइड करने के बाद में गोल्गी एपरेटस उस प्रोटीन को बाहर निकालेगी, ठीक है, वैक्यूल्स के फॉर्म में, वेसाइकल्स के फॉर्म में, सॉरी। फिर दो वेसाइकल्स आपस में जुड़ के वैक्यूल्स बनेंगे और उसको सेल मेम्ब्रेन के बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम भी गोल्गी एपरेटस से ही बनता है। लाइसोसोम करता है क्या है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको डाइजेस्ट करके उनको भी बाहर निकालता रहता है सेल मेम्ब्रेन से। जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको भी डाइजेस्ट कर करके सेल से बाहर निकालता रहता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दो काम आ गए। सबसे पहला हुआ कि जो प्रोटीन को सेल के बाहर का जो ऑर्डर है कि फिलहाल हमें अभी की अभी ये प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी प्रोटीन चाहिए तो ये आपका रैंडम, अब सबसे पहले वो ऑर्डर किसको जाएगा, एक कंपनी को ऑर्डर गया। कंपनी कौन सा है, डीएनए है। डीएनए ने क्या किया, ऑर्डर किसको दिया, एंडोप्लाज्मिक को। एंडोप्लाज्मिक को ऑर्डर किसको दिया, एंडोप्लाज्मिक फटाफट रो प्रोटीन बनाया। गोल्गी प्रोटीन ने उस प्रोटीन को मॉडिफाइड कर दिया और वेसाइकल्स में मतलब पॉलीथीन में पैक कर दिया। पॉलीथीन में पैक करके बाहर फेंक दिया। तो दो पॉलीथीन आपस में एसोसिएट होकर वैक्यूल्स बन गई और सेल मेम्ब्रेन के बाहर फेंक दिया। अब दूसरा फंक्शन क्या है कि लाइसोसोम बनाना, जिससे कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करके भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोसोम, दे आर नॉट ए कोऑर्डिनेटेड, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम जैसे कि अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, थोड़ा बहुत देखते हैं इसके बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या है कि जैसे मान के चलो एक न्यूक्लियर, ये सेल है पूरी, और इस सेल में ये न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। फ्रॉम द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक एक रेटिकुलम होता है जिसको हम कहते हैं, दिस इज लाइक ए रेटिकुलम, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। और इस रेटिकुलम में ध्यान रखना, जब ये रेटिकुलम पूरी सेल के अंदर पाया जाता है, इस रेटिकुलम ये क्या होता है, पूरे सेल साइटोप्लाज्म को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। दैट पार्ट विच इज फाउंड इनसाइड ऑफ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमिनल, और दैट पार्ट विच इज फाउंड आउटसाइड ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ओके, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा क्लास में बताऊंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दैट वी डिस्कस अबाउट दी इन इन लेक्चर, कि मैं आपको थोड़ा बहुत और डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।